नमस्कार बच्चों, मैं उमाशंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि खैर पीवाईक्यू करवा दीजिए। तो अभी हम लोगों ने 2025 के जो हिस्ट्री का पीवाईक्यू था क्यूटी यूजी का, उसको कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग 2024 के पीवाईक्यू में इंटर कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्या एग्जामिनर कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है 2024 में, और उसके हम लोग चारों विकल्प का डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, रेडी? तो आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दी हुई है। बेसिकली आपका जो सीयूईटी है वो 4 ही स्टेटमेंट पूछता है, लेकिन यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दी गई है। लेकिन जो आपके गोला भरने के लिए होगा कि वो 4 ही ऑप्शन रहेंगे वहाँ पर। इन पांचों में है कुछ विकल्प सही हैं, कुछ गलत हैं। तो देखते हैं कौन से विकल्प सही हैं इसमें और कौन से गलत हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 जो है ए, हड़प्पा मोहरें हड़प्पा मोहर सॉरी हड़प्पा मोहर जो है हड़प्पा सभ्यता को सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी। कि हड़प्पा जो मोहर है ये सबसे विशिष्ट या स्पेशल सामग्री थी, ऐसे मान के चलिए। और ऑप्शन नंबर बी है, हड़प्पा मोहरों पर बने चित्रों ने उन लोगों को एक अर्थ दिया जो इसे पढ़ने में असमर्थ थे। कि उनको जो है, जो वहाँ पर जो चित्र छपे थे ने मोहरों में, हड़प्पा की मोहरों में, उन्होंने उन लोगों को समझने में आसानी करी कि जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, तो वो चित्र देखकर समझ जाएं कि इस मोहरें कहाँ, यहाँ पर किस तरीके की मोहरें प्रचलित थी। जैसे जो आजकल की जो हमारा रुपया है, अब तो मोहर नहीं चलती, अब तो रुपया चलता है। उसमें आप लोग देखते हैं हर रुपये पे कोई ना कोई साइन बना रहता है। जैसे 2000 के नोट पर मंगलयान बना था, गांधी जी सारे नोट पर रहते हैं। तो उस समय जो था कि सब नोट पर कोई ना कोई जानवर के चित्र थे। जैसे बड़े जानवर हैं तो उनका मूल्य ज़्यादा है, छोटे जानवर छपे हैं तो उनका मूल्य कम है। इस तरीके से आप मतलब समझने के लिए, ठीक है। और आप कहीं कल को कह दो कि सर आप दिखाओ कहाँ गैंडे वाले मुहर का रेट ज़्यादा था, कहाँ पर लिखा गया है ये। तो एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि कोई ना कोई ऐसा फाइन होता था जिसके रूप मोहरों के वैल्यू पता लगती थी, ठीक है। जो देख कर समझ पाए हैं हमारे पुरातात्विक लोग कि इसका मतलब ये होता था। हड़प्पा मोहरों की संस्कृति लिपि थी, विकल्प संख्या सी में बोला गया है। और विकल्प संख्या डी में है, हड़प्पा मोहरों पर पाली और प्राकृत लिखे थे। और ऑप्शन नंबर ई है, कुछ हड़प्पा मोहरों में दाएं ओर से ज़्यादा जगह छोड़कर लिपि को लिखा गया है, जबकि बाएं ओर से यह संकुचित प्रतीत होती है। देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है और ऑप्शन नंबर डी है, तो ये सरासर गलत है। अभी बताते हैं क्यों गलत है। तो आइए देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें सी और डी गलत है। जहाँ जहाँ पर सी और डी हैं उसको उसको काट दो। यहाँ पर डी है इसीलिए इसको काट दो। यहाँ पर सी डी है, दोनों काट दो। यहाँ पर सी डी है, दोनों काट दो। तो आपका सही आंसर है विकल्प संख्या सी। केवल ए, बी और ई सही है, क्योंकि जो हड़प्पा की जो मोहरें थी हड़प्पा सभ्यता में, वो बहुत ही वहाँ की स्पेशल वस्तु थी। और हड़प्पा मोहरों पर जानवरों और ज्यामितीय चित्रों के साथ लिपि भी अंकित थी। ये मोहरें व्यापारिक और प्रशासनिक उपयोगों के लिए थी। यहाँ पर जो कुछ ज्यामितीय चित्र भी बने थे, यानी कि कुछ बीजगणितीय चित्र भी बने थे, कुछ जो है यहाँ पर जानवरों के भी चित्र बने थे। और इन मोहरों का उपयोग व्यापार के लिए होता था, जैसे हम लोग अभी रुपए का उपयोग व्यापार के लिए करते हैं। और हड़प्पा मोहरों की लिपि को अभी तक डिकोड नहीं किया जा सका है। यानी कि उस समय की जो लिपि थी उसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं कि उसमें क्या लिखा था। तो इसीलिए वहाँ पर जो जानवरों के चित्र बने हैं, जो पशुओं के चित्र अंकित हैं, उसके हम लोग पता लगा लेते हैं कि इसकी यहाँ पर भी इस टाइप की मोहरें चलती थी। और कुछ मोहरों में लिपि दाएं से बाएं और संकुचित दिखाई देते हैं, जो इनकी लेखन शैली को दिखाता है कि जो यहाँ पर लिखा गया है। तो कुल मिला के इनकी कोई लिपि को अभी पता ही नहीं लगाया जा सका है कि किस लिपि में लिखी गई हैं और किस भाषा में लिखी गई हैं।
इसके लिए पाली और प्राकृत दोनों गलत है, ये तो बुद्ध के समय की भाषाएं हैं। संस्कृति भी ये बात की भाषा है। ये हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर संस्कृत भाषा भी नहीं चलती थी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जामिनर आपके क्वेश्चन नंबर 2 में मैचिंग टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। वहाँ पर वो आपको मैच देने के लिए, मैचिंग करने के लिए देता है कि और एक तरफ तो ये राजाओं के नाम देता है, दूसरी तरफ देता है कि इनको किस उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, एक तरफ है विकल्प संख्या ए में कुफार, बी में है अशोक, सी में है समुद्रगुप्त और डी में है हरिशेण। आगे जो इसकी सूची है ये है, एक पे प्रियदर्शी है, दूसरे पे देवपुत्र है, तीसरे पर दरबारी कवि है और चौथे पर प्रयाग प्रशस्ति है। अगर आप लोगों ने 2025 का आराम से बहुत ही विधिवत तरीके से अध्ययन कर लिया होगा तो आप लोगों को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी कि जो देवपुत्र है ये कुफाड़ों को देवपुत्र कहा गया है। हमने 2025 में भी यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। और अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है मास्की के अभिलेख में। और जो कुफाड़ हैं इनको देवपुत्र कहा गया है। इनके बारे में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं कि कामरा जो है पंजाब में, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के क्षेत्र में जो पंजाब पड़ता है वहाँ पर एक स्थान का नाम है कामरा। और वहाँ पर कुछ अभिलेख मिले हैं, कामरा में जो अभिलेख मिले हैं। तो कुफाड़ शासक वजेफक, ये कुफाड़ शासक थे जिनका नाम था वजेफक। ये कहाँ पर मिले थे? जो इनको शिलालेख मिला था, एक कामरा में शिलालेख मिला था। और कामरा कहाँ पर है? पंजाब में है। पंजाब जो पाकिस्तान की साइड में पंजाब का क्षेत्र लगता है वहाँ पर एक स्थान है कामरा। और वहाँ के जो अभिलेख मिला है वहाँ पर वजेफक एक जो है कुफाड़ शासक रहते हैं, उनको जो है वहाँ पर राजा बताया गया है और भगवान का पुत्र बताया गया है और देवता नुय्या के रूप में उनको वर्णित किया गया है। वहाँ इसका मतलब होता है कि मनुष्य के रूप में रहने वाले भगवान। देवता नुय्या का मतलब होता है मनुष्य के रूप में भगवान साक्षात आके रह रहे हैं यहाँ पर। ऐसा वजेफक के बारे में कहा गया है। कहाँ पर? कामरा नामक स्थान पर जो अभिलेख मिला है वहाँ पर इसकी चर्चा की गई है। यानी कि कुफाड़ों को ही देवपुत्र कहा गया है। और मथुरा के एक मंदिर और पात क्षेत्र के कई छोटे अभयारण्यों में पाई गई कुफाड़ शाही मूर्तियाँ साबित करती हैं कि कुफाड़ सम्राटों की वास्तव में देवताओं के रूप में पूजा की जाती है। मथुरा हमारा है उत्तर प्रदेश में, जो मथुरा नामक ये जिला है वहाँ पर। और फात घाटी जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहाँ से पता लगता है कि जो कुफाड़ शासक हैं ये अपने आप को देवपुत्र कहलाते थे, कि हमें देवपुत्र कहा जाए। और मास्की में एक अभिलेख मिला है जिसमें अशोक के बारे में उनको प्रियदर्शी कहा गया है, यानी कि देवताओं का प्रिय। वहाँ पर जो मास्की के अभिलेख में अशोक को देव नाम प्रिय, यानी कि देव क्या है, प्रियदर्शी कहा गया है कि देवताओं के प्रिय हैं। समुद्रगुप्त, तो अच्छा इसको मिला लेते हैं। तो 1 का 2 है, देखते हैं 1 का 2 कहाँ कहाँ पर है। 1 का 2 है तो आपका जो है एक ही मैच करने से आपका आंसर निकल के आ जाता है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर चारों विकल्प का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी, इसीलिए चारों विकल्प को हम लोग ध्यान में पढ़ते हुए लेकर चलेंगे। लेकिन एग्जाम में जब बैठे रहोगे आपके पास टाइम की शॉर्टेज रहेगी। तो अगर आप ऐसे इलिमिनेट हो जाता है तो आप इलिमिनेट करके आगे बढ़ जाना। वहाँ पर अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है मास्की अभिलेख में, 2 का 1 है। और सी का जो है 4 है। समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन होते हैं? हरिशेण होते हैं। हरिशेण कौन होते हैं? वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि होते हैं। तो सही आंसर है विकल्प संख्या ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है विकल्प संख्या ए। तो आइए देख लेते हैं समुद्रगुप्त के बारे में क्या क्या बात कही गई है। प्रयाग प्रशस्ति उस समय अभिजात वर्ग के जो लोग रहते हैं या जैसे कि राजा महाराजा, उनके बारे में जानकारी देता है। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिशेण ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। ये इनके दरबारी कवि भी होते हैं जो हरिशेण होते हैं समुद्रगुप्त के, और इन्होंने ही ये प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। और इसके बारे में यहाँ पर सिंपल की बात है, कोई अगर अभिलेख लिखेगा तो अपने राजा के बारे में अच्छा अच्छा ही लिखेगा। और इसके अनुसार जो यहाँ के जो हमें जानकारी मिलती है, जो हमारा प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें
हरिखेण कहते हैं कि जो उत्तर पड़ता है, यानी कि जैसे समुद्रगुप्त, मान लो यहाँ पर ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जो समुद्रगुप्त का शासन था, इसके उत्तर के इन्होंने 9 राज्यों को जीता था और दक्षिण में इन्होंने 12 राज्यों को जीता था और इन सब पर समुद्रगुप्त ने शासन किया था। प्रयाग प्रशस्ति से हमें ये वाली जानकारी मिलती है। सही आंसर है आपका विकल्प संख्या ए। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है, एक सेकंड, कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस पूरा स्थल पर हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा में, ऑप्शन नंबर 2 है राखीगढ़ी में, ऑप्शन नंबर सी है हुलाक में और ऑप्शन नंबर डी है फिनौली में। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी सबसे पहली खोज हड़प्पा में हुई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले हड़प्पा के पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर रावी नदी के किनारे हुई थी और इसकी खोज 1921 में, सबसे पहले इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी। इसीलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जानते हैं। और एग्जामिनर आपसे आगे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हड़प्पा जो है हमारा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और हड़प्पा जो एक समय हड़प्पा है, मतलब जो समय हड़प्पा था, अगर तत्काल में वो हड़प्पा किस स्थान पर था, पाकिस्तान के क्षेत्र में, ये वाला जो हड़प्पा का स्थान जो है पाकिस्तान प्रांत में चला गया है, रावी नदी के किनारे। रावी नदी जो पाकिस्तान में बहती है उसके किनारे हड़प्पा है और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। इसके बाद, इसके 1 साल बाद ही 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अक्सर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी और मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो इस समय भारत में है और हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है। और अगला ऑप्शन, पहले अभी हड़प्पा के बारे में और थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। हड़प्पा के जो प्राप्त अवशेष मिले हैं हमें, हड़प्पा जिन अवशेषों के लिए जाना जाता है वो है यहाँ के लाल मिट्टी के लाल बर्तन, मुहरें, तांबे, कांसे के उपकरण, लाल बलुआ पत्थर के बना पुरुष का धड़ और मातृ देवी की मूर्ति। ये सारी चीज़ें हमें हड़प्पा से मिली है। तो हम राखीगढ़ी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। राखीगढ़ी हमारा हरियाणा के हिसार नामक स्थान पर राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी ये धौलावीरा है, ये घग्गर नदी के किनारे है। राखीगढ़ी अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे था, जो कि अब सूख चुकी है, उसको घग्गर, सरस्वती नदी जो अभी सूख चुकी है। और घग्गर हमें पता है राजस्थान में बहती है, राजस्थान और हरियाणा के पास में। तो हरियाणा के हिसार नामक स्थान पर राखीगढ़ी की खोज की गई थी। धौलावीरा के बाद इसको दूसरा सबसे बड़ा राज्य कहा गया था उस समय प्राचीन भारत में। लेकिन सन 2014 में इसको राखीगढ़ी को हड़प्पा सभ्यता के समय का सबसे बड़ा राज्य या सबसे बड़ा स्थान घोषित कर दिया गया है। और राखीगढ़ी के जो हमें अवशेष मिले हैं वो है मातृ देवी की अंकित वाली एक जो है लघु मुद्रा मिली है, यानी कि एक मुद्रा मिली है जिसको मातृ देवी, जिस पर मातृ देवी की मूर्ति छपी हुई है। और ऊंचे चबूतरों पर बनाई गई अग्नि वेदिकाएँ भी मिली हैं राखीगढ़ी के। और इसकी खोज 1997 से 1999 में अमरेंद्र नाथ ने की थी। राखीगढ़ी की खोज 1997 से 1999 में अमरेंद्र नाथ ने किया है। हरियाणा के हिसार में है। यहाँ पर एक मुद्रा मिली है जिस पर मातृ देवी की मूर्ति बनी हुई है और उसके साथ में यहाँ पर ऊंचे चबूतरे पर अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं, यानी कि ऊंचा चबूतरा बनाया जाता था, उसके ऊपर हवन और यज्ञ का काम होता था। तो सही सही आंसर तो एक ही था, बाकी हम लोग चारों ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं। एक सेकंड बच्चों, हुलास, हुलाक हमारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। और हिनौली, हुलाक यही पूछा जाता है कि हुलाक हमारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है। हिनौली भी
उत्तर प्रदेश के बागपत में है। ये दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं, फिनौली और हुलास। हुलास सहारनपुर में है और फिनौली, हुलास जो है हमारा गंगा नदी के किनारे है और फिनौली हमारा बागपत में है। इसके आसपास का क्षेत्र हिंडन नदी और यमुना नदी के आसपास का क्षेत्र आ जाता है। और यहाँ के 4000 साल पहले का पुराना एक रथ मिला है फिनौली से। फिनौली किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ के 4000 साल पहले एक पुराना रथ मिला है, इसीलिए फेमस है। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है और इसमें एग्जामिनर आपके मैचिंग के लिए पूछ रहा है कि नंबर ए है अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ, मतलब एक तरफ इसमें कुछ विद्वानों के नाम दे दिया है और आगे उनके द्वारा किए गए कार्य दिए हैं। कि आप लोग देख रहे हैं मैचिंग टाइप का क्वेश्चन तो है, कहीं पर विद्वानों के नाम दे दिए हैं तो उनके द्वारा कार्य पूछ रहे हैं। कहीं पर विद्वानों 2025 में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो एक साइड में विद्वानों के नाम दिए थे, दूसरी साइड में कंट्री दिए थे कि वो कहाँ से आए थे। फिर एक साइड में विद्वानों के नाम दिए थे, उनकी बुक का नाम दे दिया था कि मैच करो। फिर एक साइड में विद्वानों के नाम दिए थे कि वो किस राजा के समय में आए थे, उसको मैच करो। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये है तो मैचिंग टाइप का, लेकिन इनके द्वारा कुछ कार्य किए गए हैं, इनके बारे में डिस्कस करना है। अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ ए है और बी में है जॉन मार्शल, सी में है जे.एफ. फ्लीट, डी में है कॉलिन। और आगे जो इनके द्वारा किए गए कार्य हैं, हो सकता है जो काम किए हैं इनके सामने लिख दिया गया है, हो सकता है उसको ऊपर नीचे करके जिग जैग कंडीशन में लिख दिया गया है और हम लोगों को यही इनके कार्य को मैच करना है। नंबर 1 पर है मंदिरों की दीवारों पर अभिलेखों का दस्तावेजीकरण। नंबर 2 पर है 1800 में विजयनगर की यात्रा की। इसमें कोई एक व्यक्ति हैं जो सन 1800 में विजयनगर की यात्रा किए हैं। और नंबर 3 पर है विजयनगर के संरक्षण का कार्य उनके अधीन शुरू हुआ। इन चारों में कोई व्यक्ति हैं जिनके संरक्षण में ही रहकर विजयनगर का पूरा संरक्षण का कार्य चालू किया गया, यानी कि उसकी देख रेख का काम चालू किया गया कि अब कोई उसको और कोई नुकसान न पहुंचा पाए। तो हम्पी की विस्तृत फोटोग्राफी, इन चारों में से कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने हम्पी में फोटोग्राफी का काम चालू किया था, तो इसके बारे में जान लेते हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ जो हैं, इन्होंने हम्पी में की विस्तृत फोटोग्राफी की थी। अब देखेंगे हम लोग कि ए का 4 किस में है, सॉरी हाँ, ए का 4 किस में है, बी और सी में है, तो आपके ए और डी ऐसे कट जाते हैं। अब देख लेते हैं अगला किससे मिलता है। जॉन मार्शल जो हैं विजयनगर के संरक्षण का कार्य चालू किया था इन्होंने। विकल्प संख्या 3, तो एक का 4 मिल गया है, बी का 3 मिल गया है, तो आपका सही आंसर विकल्प संख्या बी आ जा रहा है यहाँ पर। लेकिन अभी हम लोग चारों ऑप्शन का डिस्कस कर रहे हैं। तो जो अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ थे ये 1856 ईस्वी में है। अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ जो थे ये थे 1856 ईस्वी में। इन्होंने हम्पी की विस्तृत फोटोग्राफी चालू की थी। और जो जॉन मार्शल हैं हमारे, 1902 ईस्वी में विजयनगर का कार्य इनके अधीन चालू हुआ था। इनके अधीन जो है जॉन मार्शल के अधीन 1902 ईस्वी में। हो सकता है कल को स्टेटमेंट दे दें कि अलेक्जेंडर ग्रीन लॉ ने हम्पी की विस्तृत फोटोग्राफी की थी और जॉन मार्शल ने विजयनगर का संरक्षण किया था और जे.एफ. फ्लीट ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेखों का दस्तावेजीकरण किया था और कॉलिन मैकेंजी ने 1800 में विजयनगर की यात्रा की थी। तो हो सकता है 1800 ना पूछें आगे से और ये पूरी स्टेटमेंट दे दें और कह दें क्रोनोलॉजी वाइज लगाना है। तो आइए देख लेते हैं। जो जे.एफ. फ्लीट हैं इन्होंने मंदिर की दीवारों पर अभिलेखों का दस्तावेजीकरण 1876 में इन्होंने मंदिरों की अभिलेख दीवारों पर इसका दस्तावेजीकरण चालू किया। 1876 में अभिलेखों का दस्तावेजीकरण मंदिरों की दीवारों पर जे.एफ. फ्लीट ने 1876 में चालू किया। और ये आप देख रहे हैं कॉलिन मैकेंजी जो है ये विजयनगर की यात्रा किए थे सन 1800 में। तो सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन संख्या बी, आपका एकदम सही आंसर है। और 1976 में हम्पी की कोई है क्या, कोई रिकॉर्डिंग के लिए है?
बस 5 मिनट भैया, और 5 मिनट बस। और हम्पी की खोज मैकेंजी ने 1800 में इन्होंने हम कॉलिन मैकेंजी जो है, इन्होंने 1800 में विजयनगर की स्थापना की थी। और 1976 में हम, और हम्पी की खोज जो है ये जॉन कॉलिन ने ही की थी। जॉन कॉलिन मैकेंजी ने ही 1815 में, 1800 में तो इन्होंने इसकी विजयनगर की यात्रा की थी, और 1815 में यानी कि 15 साल में ही इन्होंने हम्पी की खोज कर दी थी। और 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया, और 1986 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ये जो भी हम्पी है, इसकी खोज इन्होंने 1815 में की थी, हम्पी की खोज। और 1976 में हम्पी को 1976 में राष्ट्रीय स्तर का घोषित किया गया, और 1986 ईस्वी में इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 2। और इसको मैच करने के अलावा यहाँ पर हम लोग इतना फैक्ट डिस्कस कर लिए हैं कि आगे के इस टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोग इसका आंसर बड़े आराम से दे लोगे। तो आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जामिनर पूछना चाहता है आपसे, यहाँ भी ये भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कि ऑप्शन नंबर ए में है दुआर्तो बारबोसा, ऑप्शन नंबर बी में है मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर सी में है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर डी में है एंटोनियो मोनफेरेत। और ये कहाँ के आए थे, ये हमें मैच करना है कि ये जो विद्वान है ये कहाँ कहाँ पे कौन कौन विद्वान आया हुआ था। और सूची जो दूसरी सूची है इसमें है 1 नंबर पे मोरक्को, और दूसरे नंबर पर है स्पेन, तीसरे नंबर पर है पुर्तगाल, चौथे नंबर पर है इटली। तो यहाँ के कौन किस समय आया था, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा 2025 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इब्न बतूता जो है 1825 से 1833 में इब्न बतूता हमारा 1333 ईस्वी में इटली सॉरी इब्न एक है इब्न बतूता हमारा मोरक्को है आया था। सबसे पहले हम लोग सबसे आसान वाला क्वेश्चन फॉलो करेंगे। सी का एक जिसमें है वो हम देख लेते हैं। सी का एक केवल एक में ही है, तो आपका सही आंसर है विकल्प संख्या बी। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहता है। और दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के एक बहुत ही महान शासक होते हैं, सबसे ज़्यादा विद्वान होते हैं। और उन्हीं के समय में 1333 ईस्वी में इब्न बतूता जो है मोरक्को से भारत आया हुआ था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अब ये आपका ये जो दुआर्ते बारबोसा है, ये पुर्तगाल का यात्री था दुआर्ते बारबोसा। बारबोसा कृष्णदेव राय के समय में, दुआर्ते बारबोसा ये कृष्णदेव राय के समय में 1516 से 1518 ईस्वी तक भारत आया था। और इसकी एक बुक है द बुक ऑफ दुआर्ते बारबोसा, 1509 से 1529 तक, 1509 से लेकर 1509 ईस्वी से लेकर 1529 तक कृष्णदेव राय का शासनकाल रहता है। और इसी में 1516 से लेकर 1518 ईस्वी तक दुआर्ते बारबोसा जो है कृष्णदेव राय के समय में आया था। और इसकी बुक है द बारबोसा करके इसकी एक बुक का है जिसका नाम है द बुक ऑफ दुआर्ते बारबोसा। और उसने इसने अपने यात्रा का वर्णन किया है। नेक्स्ट है हमारा मार्को पोलो। मार्को पोलो इटली का यात्री था, और ये सीधे इटली या वेनिस से भारत नहीं आया हुआ था। ये जब चीन से वापस लौट रहा था तो 1292 में ये कालीकट बंदरगाह पर कोरोमंडल तट पर उतरा था। और दक्षिण भारत के पांड्य साम्राज्य जो कि मदुरई में था, और काकतीय वंश की में जो समय रुद्रमा देवी थी, काकतीय वंश की जो शासिका थी रुद्रमा देवी, उस समय कोरोमंडल के तट पर ये आया हुआ था मार्को पोलो। और ये 1292 से 1294 ईस्वी तक ये भारत आया हुआ था। 1292 से 1294 ईस्वी तक ये रुद्रमा देवी, जो काकतीय वंश में रुद्रमा देवी का नाम पढ़ा होगा आप लोगों ने, शासिका थी, तो उन्हीं के समय में ये कोरोमंडल में आया हुआ था। और पांड्यराज मदुरई में भी ये 2 साल घूम कर गया है।
और सबके लास्ट में है एंटोनियो मोनफेरेत। और ये मार्को पोलो जो था ये चीन से लौट रहा था, जब ही ये कोरोमंडल तट पर उतरा था, ये सीधा इटली से घूमकर यहाँ नहीं आया हुआ था। और सबके लास्ट में बचता है हमारा एंटोनियो मोनफेरेत। ये स्पेन का यात्री था जो कि 1574 ईस्वी में अकबर के समय में आया हुआ था। और अकबर का शासनकाल हमारा जो है 1556 से 1605 ईस्वी तक था। और उसी में ये 1574 ईस्वी में से आया हुआ था। 1556 से लेकर 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहता है। और इसी में 1576 ईस्वी में एंटोनियो मोनफेरेत अकबर के दरबार में आया हुआ था। और ये जो है 1580 से 82 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी में रहा था। 1580 से लेकर 1582 ईस्वी तक ये 1580 से लेकर और 1582 ईस्वी तक ये फतेहपुर सीकरी में ही रहा था। तो ये अकबर के समय में आया था। तो आज के हम लोग 4 विकल्प तो किए, मतलब 5 ही क्वेश्चन डिस्कस किया है, लेकिन चारों विकल्पों को हम लोगों ने अध्ययन किया है, चारों विकल्पों का डिस्कशन किया है। तो आई होप आप लोगों के अगर यहाँ के कोई भी टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जामिनर इन टॉपिक से चाहे जाके क्वेश्चन पूछ ले, तो आप लोग 100% सॉल्व करके आओगे अगर इस लेक्चर को ध्यान से देखा है तो। और इसके PDF आपको जो फ्री का हमारे ऐप में जो फ्री मटेरियल का पार्ट है उसमें भी मिल जाएगा, और PDF मटेरियल में भी मिल जाएगा। अगर आप लोग ख़रीद के लेना चाहते हैं तो इसका 2-4 रुपये जो प्राइस होगा वो भी कर सकते हैं, नहीं तो फ्री वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको ये PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो कल फिर मिलेंगे साथियों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।